Good morning to you all, beta. Today we are going to start a new chapter, linear programming. Term 1 का जो syllabus है CBSE की तरफ से दिया गया है, this chapter is included in term 1 syllabus. ठीक है? अब term 1 में जो ये linear programming chapter है बेटा, this is the extension of the chapter that you have studied in class 11 under the name linear inequalities. वहां क्या होता था कि हम लोगों को लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होती थी, वहां से हम लोग क्या करते थे, ग्राफ ड्रॉ करते थे एंड शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करते थे. यहाँ पर भी हमारे पास वही काम है, बट ये क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को लीनियर इनइक्वालिटीज कई बार गिवन होती हैं और कई बार हम लोगों को कुछ कंडीशंस वगैरह दी हुई होती हैं और स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ होता है और उस स्टेटमेंट को सॉल्व करके वी हैव टू मेक अ लीनियर इनइक्वालिटी और अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जहां से फिर हम लोग क्या है कि शेडिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. थोड़ी सी इसमें एक्सटेंशन ये होती है कि हम लोगों को यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट से लीनियर इनइक्वालिटीज बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, शेडिंग करते हैं और उस शेडिंग के बाद क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉफिट अगर कहा हो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने को कहा होता है, अगर कॉस्ट कही हो तो कॉस्ट मिनिमाइज करने को कहा होता है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ एक लिखा है अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल फर्स्टली, सिर्फ एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ यहाँ से ताकि हम लोग डिफरेंट चीजें समझ सकें इस चैप्टर में जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि इस चैप्टर में डेफिनेशंस के तौर पे 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और वो डेफिनेशन और उनकी आइटम्स जो है कि उनके नेम वगैरह जो है अगर वो आप लोगों को पता होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओनली देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, अब यहाँ पे कहा हुआ अ डीलर डील्स इन ओनली 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स. ठीक है, 2 आइटम्स को यूज करता है, सिर्फ उसमें डील करता है, टेबल्स और चेयर. He has rupees 50,000 to invest and has a storage space of at most 60 pieces. 60 से ज्यादा पीस को वो स्टोरेज नहीं कर सकता है. A table costs rupees 2,500 and a chair is of rupees 500. He estimates that from the sale of one table he can get a profit of rupees 250 and that from the sale of one chair a profit of rupees 75. He wants to know how many tables and how many chairs he has to purchase so that he has to maximize his profit. अब यहाँ पे हम लोगों को देखो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं इसमें. सबसे पहली बात तो ये है कि उसके पास मैक्सिमम मनी जो स्पेंड करने के लिए है, मैक्सिमम जो मनी है उसके पास दैट इज रुपीज 50,000, 50,000 ये है उसके पास, इससे ज्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकता है. सेकेंडली स्टोरेज स्पेस, अगर हम लोग बात करें उसके स्टोरेज स्पेस की तो स्टोरेज स्पेस मैक्सिमम उसके पास 60 की है, इससे ज्यादा वो स्टोर भी नहीं कर सकता है. ठीक है, इसके बाद हम लोगों को डिफरेंट कॉस्ट वगैरह गिवन है, कॉस्ट के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब अगर हम लोग स्टार्ट करें, लेट नंबर ऑफ चेयर्स, यहाँ पे देखिएगा लेट नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ चेयर्स की बजाय नंबर ऑफ टेबल्स कंसीडर कर लेते हैं. नंबर ऑफ टेबल्स इज इक्वल्स टू x एंड नंबर ऑफ चेयर्स इज इक्वल्स टू y कर लेते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पे कुछ कंडीशन, 2 कंडीशन दी हुई हैं. पहली कंडीशन है कि मैक्सिमम जो है वो 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकता है. दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस 60 है. तो यहाँ से हम लोगों ने इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज बनानी है. तो यहाँ देखिएगा लीनियर इनइक्वालिटी, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी जो बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि कॉस्ट 2500 टेबल की और 500 चेयर की है, तो आई कैन से दैट 2500 into x plus 500 into y is less than equals to 50,000. लेस देन इक्वल्स टू 50,000 बेटा इसलिए कहना है क्योंकि 50,000 से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो जो भी इसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो इससे कम ही होगी. आफ्टर दैट सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी जो है वो है x plus y is again less than equals to 60. ये लीनियर इनइक्वालिटी है स्टोरेज स्पेस की. इसके बाद 2 लीनियर इनइक्वालिटी बेटा हम लोगों ने अपनी तरफ से कंसीडर कर ली होती है एंड दीज आर x greater than equals to 0, y greater than equals to 0. ये हम लोग इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स है दीज आर नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मतलब क्या है कि पॉजिटिव होना चाहिए. अब इक्वल टू 0 का मतलब है कि हो सकता है कि वो अपने पास जो उसकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है
उसमें वो सारी की सारी जो है चेयर्स खरीद ले, यानी कि x 0 हो जाएगा, या 50,000 की इन्वेस्टमेंट में सारे के सारे वो टेबल्स खरीद ले, तो इस केस में y 0 हो जाएगा। अब अगर बात करें कि हम लोग वो 50,000 में सारी की सारी चेयर्स खरीद लेता है, 500 को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 100। अब ये कैंसल आउट हो गया, 100 ले नहीं सकता क्योंकि उसकी स्टोरेज स्पेस जो है वो मैक्सिमम 60 है स्टोरेज स्पेस। आफ्टर दिस अगर हम लोग अकेले टेबल्स की बात करें तो 2500 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 टेबल आ जाएंगे, ये तो चलो आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट टेबल से उसको 250 होता है, चेयर से उसको 75 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर वो सारे टेबल खरीद लेता है और चेयर कोई भी नहीं खरीदता तो उसका प्रॉफिट 20 टू 250। प्रॉफिट मान लीजिए आप लोग प्रॉफिट को Z से डिनोट करते हैं, तो प्रॉफिट विल बी 250 into x प्लस 75 into y होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ टेबल खरीद ले, कुछ चेयर्स खरीद ले, तो उसके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर वो सिर्फ टेबल खरीद लेता है, यानी कि x की वैल्यू 20 आ जाती है, तो उसका प्रॉफिट 5000 हो जाएगा। मान लीजिए अगर वो 19 टेबल और एक चेयर खरीद लेता है तो उसका प्रॉफिट कुछ और हो जाएगा। इसी तरह से 18 टेबल और कुछ चेयर्स खरीद लेता है तो उसका प्रॉफिट कुछ और हो जाएगा। तो देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें क्या है कि वो टेबल भी खरीद ले या चेयर्स खरीद ले या सिर्फ चेयर्स खरीद ले या सिर्फ टेबल खरीद ले। तो इतने सारे केसेस से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पर जो Z है ये प्रॉफिट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये डिफरेंट केसेस करने की बजाय हम लोग क्या करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग कंसिडर करते हैं। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ के थ्रू हम लोग डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं और वहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है या क्या है, क्या केसेस है। अब यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट टर्म्स डिफाइन करता हूँ, जो डिफरेंट टर्म्स हम लोगों को इस चैप्टर में यूज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली टर्म हमारे पास बेटा होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम या इसको बेटा बोला जाता है एलपीपी। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम लोगों को जो भी गिवन कंडीशन है ना, जो स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। गिवन स्टेटमेंट मतलब क्या है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट जिसमें ये कहा गया था कि 50,000 से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 60 से ज्यादा वो स्टोरेज स्पेस नहीं है, उसके बाद 250 उसका प्रॉफिट टेबल से है, 75 प्रॉफिट उसका चेयर्स से है। तो ये सारी कुछ चीजें जो कुछ मिलाकर एक प्रॉब्लम हम लोगों को गिवन है, दैट प्रॉब्लम इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सो राइट डाउन डेफिनेशन फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, आप बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी भी लिख सकते हैं। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज one that concerned with finding, a linear programming problem is one that concerned with finding the optimal value, the optimal value, इसके साथ ब्रैकेट में लिखना है बेटा, ऑप्टिमल वैल्यू के साथ ब्रैकेट में लिखना है मैक्सिमम और मिनिमम। ऑप्टिमल वैल्यू which is maximum or minimum of a linear function, of a linear function called objective function, called objective function. Now see here बेटा जी, ये जो linear inequalities लिखा है, लिखी है, इनको बोला जाता है objective functions, called objective functions, called objective function। ऐसे कीजिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको रहने देते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंसीडर करते हैं जो हम लोगों ने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z इज इक्वल्स टू 250x प्लस 75y हियर इन दिस केस। जनरली अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम लोग z इज इक्वल्स टू ax प्लस by से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है, इसको हम लोग ax प्लस by से डिनोट करते हैं।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसको हम लोगों ने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। प्रॉफिट जनरली मैक्सिमाइज होता है और कॉस्ट फंक्शन जनरली मिनिमाइज होता है। ठीक है जी। इसके बाद लिखिए द नॉन नेगेटिव सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, the non-negative set of linear inequalities, the non-negative set of linear inequalities is called the constraints, is called the constraints। इस तरह से बेटा जो ये नॉन नेगेटिव सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है इसको कंस्ट्रेंट बोला जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग ये कह सकते हैं कि कंडीशंस क्या गिवन है हम लोगों को। ठीक है, इसको कंस्ट्रेंट बोला जाता है। 1 मार्क के लिए एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑन द होल। जो ये सारी प्रॉब्लम गिवन है दिस इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो बेटा हमारे पास दो थ्योरम्स होती हैं। फर्स्ट थ्योरम राइट डाउन, थ्योरम 1 या इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे लिख लीजिए। फर्स्ट थ्योरम या इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, नंबर 1, let capital R is the feasible region। यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं feasible, FEASIBLE, feasible region। इसके साथ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा shaded portion of graph, shaded portion of graph। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का तो उसमें हमारे पास जो शेडेड पोर्शन होता है, जैसे हम लोग +1 क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज करते रहे हैं उसमें हम लोग शेडेड पोर्शन ड्रॉ करते थे, कॉमन पोर्शन शेडेड पोर्शन होता था, तो उस शेडेड पोर्शन को feasible region बोला जाता था। So write down let capital R is the feasible region for a linear programming problem, for a LPP या linear programming problem, and let Z is equals to capital Z डालना है, capital Z is equals to AX plus BY is the objective function, is the objective function, is the objective function, then the optimal value of LPP optimal value of LPP, ऑप्टिमल वैल्यू के साथ ब्रैकेट में आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम लिख सकते हैं। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ LPP must lie on the corner points of feasible region, must lie on the corner points of the feasible region। ठीक है, now I'm going to explain किस तरह से ये feasible region फाइंड आउट किया जा सकता है, या किस तरह से हम लोग क्या है जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो लीनियर इनइक्वालिटीज बन गई। यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज के। अब क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 20, 30, 40 एटसेट्रा की फॉर्म में है, सो आई एम गोइंग टू कंसीडर हियर 20, 40, 60, 80, 100। Similarly here 20, 40, 60, 80 and 100 और उसके बाद 100। अब पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 और 100 ये पॉइंट हो जाएगा, then 20, 0 point will be this one। So this is the graph of the first linear inequality which was 5x plus y less than equals to 500, less than equals to 100। ठीक है जी। After this second one was 0, 60, this was 0, 60 and second one is 60, 0। So this was the second linear inequality, that is x plus y less than equals to 60। अब इसके बाद जैसे +1 क्लास में हम लोग शेडिंग डिफाइन करते थे, हम लोग यहाँ पर शेडिंग डिफाइन कर सकते हैं, और जब शेडिंग डिफाइन करेंगे तो you will see that your solution is this one, shaded portion। Let us consider this is O, A, B and this point is C।
तो फ्रॉम ग्राफ वी कैन से दैट कि जो फीजिबल रीजन है हमारा, मैंने पहले भी बताया फीजिबल रीजन कौन सा होता है, शेडेड पोर्शन वाला होता है। तो फीजिबल रीजन हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी, फीजिबल रीजन इज ओ ए बी सी। और यू कैन चेक दैट कि ये जो ग्राफ हमारा शेडेड पोर्शन है ये बाउंडेड बना है, ठीक है, बाउंडेड बना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास दो तरह के ग्राफ होंगे, एक ग्राफ होगा बाउंडेड और दूसरा ग्राफ होगा अनबाउंडेड। ये हमारा बाउंडेड का केस है। अब क्या कहते हैं कि जो थ्योरम है वो ये कहती है कि इस जो एलपीबी है इसका सॉल्यूशन इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करेगा। और कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, इसके हमारे पास एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ओ ओरिजिन है। और जनरली हम लोग क्या है कि ओरिजिन को कंसीडर नहीं करते, ओरिजिन को कंसीडर नहीं करता मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, पैसे अपने पास जेब में पड़े हुए, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग जनरली क्या है कि ओरिजिन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास क्या क्या आए हैं, देखिए पहला कॉर्नर पॉइंट है ये 20,0, सेकंड कॉर्नर पॉइंट यहां से पॉइंट सी है दैट इज 0,60, और एक तीसरा कॉर्नर पॉइंट मेरे पास बी भी आया हुआ है। अगर ग्राफ से हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो ग्राफ से अगर इजीली फाइंड आउट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, ये जो दो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं इनको कंसीडर करना है और उसके बाद 10th क्लास का मेथड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर तो ग्राफ से थर्ड पॉइंट आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली देन यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज क्या है कि ये दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके आप लोगों ने ग्राफ का पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज मान लीजिए इनको सॉल्व करते हैं, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, 4x = 40, x की वैल्यू 10 आ जाती है। नाउ इफ x = 10, y = 50 आती है। मैं यहां पर वर्बली शो कर दिया बट यू हैव टू शो दिस एग्जैक्टली कि x की वैल्यू 10 कैसे आई है और y की वैल्यू 50 किस तरह से आ रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। वैसे अगर आप लोग ओरिजिन को भी लेना चाहते हैं तो ओरिजिन को भी कंसीडर कर सकते हैं, 0 0 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड कॉलम हमें बनाना होता है जो प्रॉफिट फंक्शन या ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसका लिखना होता है, z = ax + by, लेकिन यहाँ पर क्या था 250x + 75y। अब वो थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसका सॉल्यूशन जो है कॉर्नर पॉइंट्स पे लाई करेगा। अब कॉर्नर पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करनी है। अगर x की वैल्यू 20 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 0, तो मेरे पास प्रॉफिट हो जाता है 5000। इसी तरह से अगर मैं 0,60 पुट करता हूं, यहाँ पे आ जाएगा 250 × 0 75 × 60, और जब 75 × 60 करते हैं बेटा जी तो हमारे पास जो ये आंसर आता है इट कम्स आउट टू बी 4500। 75 × 60 कर लेते हैं, ये 4500 आता है। अब इसके बाद 10 और 50 पुट करते हैं, 10 इसमें पुट किया तो ये 2500, 50 पुट किया इसमें 75 5 2 it will be equals to 35 and 38 3850, ठीक है, 3750 plus 2500 ये आ जाता है 6250। अब क्योंकि हम लोगों ने z को मैक्सिमाइज करना था तो यहाँ से देखिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, एट द कॉर्नर पॉइंट 10,50। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉर्नर पॉइंट 10,50 के अकॉर्डिंगली द पर्सन हैज टू बाय 10 टेबल्स and 50 chairs so as to achieve the maximum profit। तो ये सारा कुछ सॉल्यूशन जो है हम लोग इसको बाउंडेड ग्राफ के अकॉर्डिंगली इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स पे इसका आंसर आना चाहिए। ओके, नाउ बेटा जी ये तो ठीक हुआ था कि हमारे पास बाउंडेड रीजन है। अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि हमारे पास अनबाउंडेड रीजन हो जाए। मान लीजिए किसी केस में मेरे पास सॉल्यूशन ये बाउंडेड ना होता, मेरे पास सॉल्यूशन इस तरह से होता। चेक कीजिए, अगर मैं इधर वाली साइड पे करूं तो ये मेरे पास एक तरह से अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन के केस में भी हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं, बट वहां पे एक कंडीशन होती है। अब पहले अनबाउंडेड केस के अकॉर्डिंगली मैं कॉर्नर पॉइंट्स बता दूं। देखिए बाउंडेड के लिए कॉर्नर पॉइंट्स तो ये आए थे, लेकिन अगर अनबाउंडेड केस कंसीडर करें तो कॉर्नर पॉइंट मेरे पास ये वाले आ रहे हैं, ठीक है, 3 कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास अनबाउंडेड आ जाता है, अनबाउंडेड के अकॉर्डिंगली हम लोग फिर से ऐसे ही करेंगे, सारा कुछ सॉल्यूशन ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम लोग इसको मैक्सिमम नहीं बोलेंगे इन दैट केस।
मैक्सिमम क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम लोग ये सारा कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद एक और चीज फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपका ग्राफ अनबाउंडेड बनता है तो आपके पास उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसके पास आ गई थी, यानी कि z की वैल्यू 6250 आ गई थी। इतना करने के बाद आप लोगों ने पुत्र एक और नया ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड दैट ग्राफ इज 250x plus 75y is equals to 6250। नया ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ करना है, दैट इज 250x plus 675y and this is less than this is equals to 6250। अब बेटा अगर यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन ड्रॉ किया है, इक्वालिटी का, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने मैक्सिमाइज करना है तो उसको कैपिटल M डिनोट करते हैं, अगर मिनिमाइज करना है तो उसको स्मॉल m डिनोट करते हैं। और मैक्सिमाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, 250x plus 75y ग्रेटर देन m का ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर मिनिमम करना है तो 250x plus 75y लेस देन स्मॉल m का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या है, दिस विल एक्सप्लेन द शेडिंग ऑफ द ग्राफ। इक्वल टू का तो ग्राफ सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब होता है कि हम लोगों ने शेडिंग एक्सप्लेन करनी होती है। अब इसके बाद मान लीजिए अगर आपका ग्राफ अनबाउंडेड था, ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ ग्रेटर देन और लेस देन। बेटा यहाँ पर था ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पर ओनली ग्रेटर देन और ओनली लेस देन। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, अगर हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो उसका ग्राफ डॉटेड लाइन होता है, याद है ना। तो इसके बाद जब ये लास्ट ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर इस ग्राफ का कोई भी पॉइंट शेडेड पोर्शन के साथ कॉमन आ गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये लास्ट वाले ग्राफ का कोई भी पॉइंट शेडेड पोर्शन के साथ कॉमन आ गया तो यू आर नॉट हैविंग एनी मैक्सिमम वैल्यू एंड यू आर नॉट हैविंग एनी मिनिमम वैल्यू। बात समझ लगी, यू आर नॉट, चाहे यहाँ पर मेरे पास ये मैक्सिमम आ गई थी, लेकिन अगर इस ग्राफ का कोई पॉइंट आपकी शेडिंग के साथ कॉमन आ गया तो नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, और अगर कॉमन नहीं आया देन जो मैक्सिमम आ चुकी थी दैट वाज मैक्सिमम वैल्यू, जो मिनिमम आ चुकी थी दैट वाज मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए इसका ग्राफ कहीं ऐसे बन गया, अब यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके कुछ पॉइंट इसके साथ कॉमन हो गए, लेकिन अगर ये ग्राफ मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बन जाता है, शेडिंग उधर है ग्राफ इधर है, तो इसके कुछ पॉइंट कॉमन नहीं आए, तो इट मींस क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। अंडरस्टैंड। सो ग्राफ यहाँ पर दो तरह का बनता है, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। अगर बाउंडेड ग्राफ है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉर्नर पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव कर लेते हैं, लेकिन अगर अनबाउंडेड होएगा तो जो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने ग्राफ ड्रॉ करना। अगर मैक्सिमम करना है तो ग्रेटर देन m, मिनिमम करना तो लेस देन m। कैपिटल M डिनोट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड स्मॉल m डिनोट्स मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद फिर आप ये ग्राफ के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम आएगा या मिनिमम। ठीक है बेटा जी। सो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट में से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज तक के लिए इतना ही है हमारे लिए। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।